जोशीमठ बचाओ, उत्तराखंड बचाओ और हिमालय बचाओ, आखिर किनसे? हमारे साथ इंद्रेश भाई हैं, उन्हीं से विस्तार से बैठकर बातचीत करेंगे क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। चलते चलते उतना समाधान शायद नहीं मिल पाए जितना बैठकर मिल पाएगा। इंद्रेश भाई, आखिर किससे बचाओ? जोशीमठ को, हिमालय को, उत्तराखंड को? जोशीमठ को भी, उत्तराखंड को भी और हिमालय को भी असल में आज के दिन पर उससे बचाने की ज़रूरत है जिसको विकास कहा जा रहा है, और वो विकास निरंतर हमारे लिए तबाही लेकर के आ रहा है। 2013 में हमने एक पूरा केदारनाथ से लेकर के तमाम जगहों पर प्रलय जैसी स्थितियां देखी और हज़ारों लोग उसमें मारे गए। इतने लोग की सरकार ने गिनने की तक जहमत नहीं उठाई, और उसके बाद ये उम्मीद थी कि शायद सबक सीखा जाएगा, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये परियोजनाएं जिम्मेदार हैं इस तबाही के लिए, लेकिन सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। फिर 2021 में जोशीमठ के पास ही रैणी में तबाही हुई, एक पूरी परियोजना बह गई। ये तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की सुरंग में पूरा मलबा भर गया, 200 से ज़्यादा लोग लापता हो गए जिनको अभी तक भी पूरे तौर पर नहीं खोजा जा सका 2 साल के बाद भी। तो ये जो विनाशकारी विकास का मॉडल है, जो हमारे लिए, यहाँ की ज़मीन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए विनाश लेकर के आ रहा है, असल में इससे बचाने की ज़रूरत है। इंद्रेश भाई, बचाएगा कौन? हम लोग सरकार चुनते हैं, सरकार की जिम्मेदारी रहती है किसी क्षेत्र को बचाना, उसकी जनता को बचाना। आपको लग रहा है कि क्षेत्र और जनता को उपेक्षित करके उस बिजली परियोजना जो मुख्य उत्तरदायी है जोशीमठ को तबाह करने के लिए, उसके बारे में वो सरकार जिसे हमें बचाने की गारंटी ली थी, वो तो मौन बैठी हुई है? निश्चित ही वो सरकार तो पूरी तरह से बिजली परियोजनाओं के पाले में बैठी हुई है, और हम लोग तो, मैं तो बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूँ कि भाई, जब लोगों ने जोशीमठ में नारा लगाना शुरू किया कि जोशीमठ बचाओ, तब राज्य की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने नारा लगाया कि एनटीपीसी बचाओ, बिजली परियोजना बचाओ, परियोजना को कुछ मत कहो। और ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ, 2021 में भी ऐसा हुआ। 2021 में जिस दिन वो तबाही आई, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने वहाँ उतर करके कहा कि ये तबाही ज़रूर हुई है, लेकिन इसको विकास के लिए प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, विकास के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई, विकास किसका है? वो किसका विकास है? एक पूरा इलाका, एक पूरा शहर, जो भी लोग हैं वो सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो किसका विकास? तो सरकारों के लिए असल में, जिनको हम, ये आपका सवाल वाजिब है कि जिनको हम चुन करके भेज रहे हैं वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? जिनको हम चुन करके भेज रहे हैं असल में, तो वो ये समझते हैं कि वो लोगों के वोट से नहीं चुने जा रहे हैं। वो जो अकूत धन संपदा उसके पीछे, शराब है, बेतहाशा पैसा है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर हैं, उनके दम पर वो चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, और ये पैसा असल में उन्हीं विनाशकारी परियोजनाओं से आ रहा है। तो इसलिए उनकी प्रतिबद्धता उस पैसे के साथ है। वोट के सामने उनको लोगों का पैसा, वो परियोजना वालों का पैसा ज़्यादा बड़ा समझ में आ रहा है, इसलिए वो उनके साथ खड़े हैं, लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। इस मुसीबत के समय में भी, इस तबाही के समय में भी लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है, बल्कि उनकी चिंता लगातार वो बिजली परियोजना ही है। इंद्रेश भाई, हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पे खुद सरकार, तो अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे, सरकार ने ही एक समिति बनाई, उसी समिति ने एक तय किया कि ये बहुत कमज़ोर पहाड़ है, यहाँ पर बहुत कमज़ोर तरीके से, बहुत संवेदनशील तरीके से निर्माण होना चाहिए। उसके बाद भी एनटीपीसी जैसा प्रोजेक्ट आ जाता है, बिजली वाला प्रोजेक्ट आ जाता है, उसके द्वारा तबाही भी मच जाती है। आज से कई सालों से लगातार तबाही हो रहा है, बावजूद उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है। तो हमारा ये जो आंदोलन है, ये गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ क्या सफल हो पाएगा, जो अपनी समिति की रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं है? ये तो सही बात है कि सन 1976 में उस समय के कमिश्नर थे महेश चंद्र मिश्रा, और उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी सरकार ने बनाई भूस्खलन की एक घटना के बाद ही, और उस समिति ने बहुत सारे उपाय सुझाए थे, बहुत सारे सुझाव भी दिए थे, और उसके साथ ये कहा था कि चूँकि ये मलबे के ढेर पर बसा हुआ है, इसलिए ये बहुत कमज़ोर पहाड़ है, यहाँ भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन 76 से आज 40-45 साल बाद भी इस पर तो सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद और तमाम रिपोर्ट्स हैं लगातार जो बताती हैं कि भाई जोशीमठ बहुत कमज़ोर है, उसकी हालत बहुत कमज़ोर है, और सरकारों को सुनवाई करना चाहिए। बल्कि इंटरेस्टिंग तो ये है, 2 रिपोर्ट्स, 76 तो बहुत पुरानी बात हो गई, 45 साल 46 साल हो गए हैं, लेकिन 2 रिपोर्ट्स जो हालिया हैं, मैं उनके 2 के उदाहरण आपको बताता हूं कि 2016 से 2019 के बीच में उत्तराखंड सरकार ने एक प्रदेश का डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट सर्वे कराया, यानी कि आपदा का खतरा कितना है इसके आकलन का सर्वे कराया।
और उस सर्वे ने कहा कि भाई 50% उत्तराखंड जो है भूस्खलन के खतरे की जद में है। उस सर्वे ने कहा कि जोशीमठ की तरफ खतरे को भी उस सर्वे ने इंगित किया। उसके बाद एक और रिपोर्ट जो कि जोशीमठ के लोगों के आंदोलन के बाद ही सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया पिछले साल सितंबर 2022 में, और उस रिपोर्ट में बाकी तो सब लोगों पर थोप दिया क्योंकि सरकारी कमेटी थी, तो बाकी सब लोगों पर थोपा। लोगों की इन्होंने, इनके घर ठीक नहीं थे, इनके घर में बुनियादी नहीं थी, इनके यहाँ ड्रेनेज नहीं था, सीवेज नहीं था, ये सब था। लेकिन उस कमेटी ने भी कहा था कि आपको तत्काल बड़ा निर्माण कार्य बंद करना चाहिए और जो ख़तरनाक घर हैं उनको तुरंत रिलोकेट करना चाहिए। ये इसी पिछले साल सितंबर 2022 की रिपोर्ट है, और उसके बाद भी कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो असल में आंदोलन की ज़रूरत, लड़ाई की ज़रूरत तो इसीलिए पड़ी कि क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही, सरकार अपनी कमेटियों की रिपोर्ट दबा करके बैठ जा रही है। या आज के दिन पर भी जब 8 केंद्रीय संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट दी है तो उस रिपोर्ट को दबा करके सरकार बैठी हुई है, वो सार्वजनिक नहीं करना चाहती। इसरो की रिपोर्ट हटा दी गई, तो तब लड़ने के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो जोशीमठ के लोग हैं उनके सामने तो जीवन मरण का सवाल है, उनके सामने अस्तित्व का सवाल है, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऐसे में लड़ने के अलावा, संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लड़ करके ही ऐसी सरकारों को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है, ये मानते हैं। इंद्रेश भाई, बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिसमें जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। सभी को साथ मिलकर सरकार को चिताना चाहिए कि हमारे कमज़ोर पहाड़ों पे इतने भारी विनाशकारी निर्माण नहीं होने चाहिए। आपको लग रहा है इंद्रेश भाई, हमारी जनता इतनी सजग है, इतनी सक्रिय है, समझ रही है आंदोलन की भावनाओं को और आगे आ रही है और प्रयास कर रही है सबको भी समझाने का कि आप अपनी रिपोर्ट को तो कम से कम मानिए, क्योंकि ये जनता भी कहीं हमने देखा है सिर्फ अपने वर्तमान से खुश है, कहीं ना कहीं भविष्य को अंधेरे की तरफ जाते हुए भी नहीं देख सक रही है। देखिए, जोशीमठ में इसको समझना चाहिए। जोशीमठ में लोगों ने 2003-04 में जब तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना शुरू हो रही थी, उस समय जोशीमठ में लोगों ने इतना विरोध किया, प्रचंड तरह से विरोध हुआ, और इतना विरोध हुआ कि 3 बार वहाँ तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना के शिलान्यास की तैयारी की गई और वहाँ शिलान्यास नहीं हो सका। शिलान्यास कहाँ हुआ? यहाँ रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में 2005 में एनडी तिवारी ने किया। जोशीमठ की परियोजना का शिलान्यास 300 किलोमीटर दूर यहाँ किया गया। तो उस समय भी विनाश की परियोजना का पत्थर जोशीमठ के लोगों ने नहीं लगाने दिया। उसके बीच में हालांकि 20 बरस का गैप है, जिस गैप में लोग एनटीपीसी वापस जाओ नहीं कह रहे थे, परियोजना बंद करो नहीं कह रहे थे, लेकिन 20 साल बाद फिर से लोग वापस सड़क पर उतर करके कह रहे हैं कि भाई ये विनाश की परियोजना हमको नहीं चाहिए, इसको बंद करो। और वहाँ अगर आप देखेंगे जोशीमठ में, तो तहसील में पिछले 2.5 महीने से रोज़ तकरीबन 300 से ज़्यादा महिलाएं, लोग, नौजवान धरने पर बैठते हैं। आप सोचिए, 11 नौजवान बच्चे पैदल चल करके जोशीमठ से यहाँ तक आए हैं। तो ये लोगों की ही जागरूकता है जिसने सरकार को एक लेवल तक पीछे भी धकेला है। अभी तक जो कुछ भी हो पाया है तो वो तो जनता के आंदोलन की वजह से ही हुआ। देश भाई, जब सरकार तानाशाही हो जाती है तो न्यायालय एक पथ मार्ग होता है व्यवस्थाओं को सुधारने का। तो आपको बन रहा है विचार कि आंदोलन भी एक कड़ी हो और न्यायालय के रास्ते पर भी जाया जाए और वहाँ से भी कहीं ना कहीं सरकार को दिशा निर्देश दिया जाए? देखिए, न्यायालय भी लोग गए और सुप्रीम कोर्ट भी गए लोग, यहाँ हाई कोर्ट भी गए थे। यहाँ तक कि ये जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं, ये 2021 में गए थे कि जोशीमठ में ऐसी तबाही होने वाली है, और उस समय न्यायालय ने इनकी बात नहीं सुनी, हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा इन पर फ़ाइन लगा दिया। 10-10 हज़ार रुपया 5 लोगों पर फ़ाइन लगाया। किस पर फ़ाइन लगाया? उन अतुल सती पर लगाया जिनको आज के दिन पर पूरा देश ये जान रहा है कि जोशीमठ बचाने के लिए ये आदमी लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। गौरा देवी के नाती पर फ़ाइन लगा दिया, जो गौरा देवी चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध नेता हैं। वहाँ संग्राम सिंह एक हैं जो परियोजनाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे हैं, प्रधान रहे हैं, उन पर फ़ाइन लगा दिया। तो ऐसे तमाम लोगों को हाई कोर्ट ने फ़ाइन लगाया, और ये कहते हुए फ़ाइन लगाया कि ये लोग ये सिद्ध नहीं कर सके कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी रिट कमज़ोर थी, इनके रिट में कानूनी तर्क नहीं था, इसके आधार पर किसी की रिट खारिज हो, ये समझ में आता है। लेकिन कोर्ट कहे कि नहीं, पहले तुम ये साबित करो कि भाई तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो। अब ये साबित कैसे करेगा कौन, है ना? तो हमने तो उस समय भी कहा कि भाई कोर्ट तो वो जो गालिब साहब का शेर है कि भाई हर बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
तो ये पूछ रहे हो कि तू क्या है वो। और उस समय कोर्ट ने यदि सुना होता तो शायद आज ये तबाही नहीं होती, ये हालत नहीं होती। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने सब रिट्स यहाँ भेजी हैं हाई कोर्ट में, यहाँ क्या फ़ैसला होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। और भी कानूनी पहलुओं पर लोग विचार कर रहे हैं, इस दिशा में भी सोचेंगे कि वो भी अगर कोई रास्ता बन सकता है वहाँ के ज़रिए भी न्याय को, कानून को सोचना चाहिए कि पूरे शहर की तबाही के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। देश भाई, जाते जाते हम लोग इस वक्त शहीद स्थल में बैठे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने अपनी काफ़ी शहादत दी है इस राज्य के गठन में। 23 साल का युवा राज्य हो चुका है। कई कांड आप भी आंदोलन कर चुके, अंकिता से लेके कमलेश, पिथौरागढ़, वो जो आपका जहाँ पर एक साइंस यूनिवर्सिटी है वहाँ का भी आपने बात उठाई थी, वहाँ लड़की के साथ किस तरीके से उत्पीड़न हुआ है। यही अब एनटीपीसी वाला मुद्दा है, जोशीमठ बचाओ वाला है। तो हम अपने आप को किस मोड़ पर पा रहे हैं? क्या राज्य बनने के बाद इस मोड़ पर हमने अपने आप को पाना था, इसी के लिए राज्य बनाया था? देखिए, राज्य के आंदोलन में जब हम थे तो तब तो हम ये समझते थे कि जैसे आज जो सवाल हमारे सामने खड़ा है, जल जंगल ज़मीन पर अधिकार का सवाल, रोज़गार का सवाल, पलायन से मुक्ति का सवाल, तो ये सारे सवाल तो उससे ज़्यादा विकराल रूप में हमारे सामने खड़े हैं। और उसके ऊपर से हम नव धनाढ्यों का नया पनपता हुआ अपराध भी देख रहे हैं। अंकिता भंडारी उसका उदाहरण है, या फिर जो पंतनगर यूनिवर्सिटी का केस आप बता रहे हैं, या इस राज्य में पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो दलित उत्पीड़न की घटनाओं में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां दलितों का उत्पीड़न, उनकी हत्या, बच्चियों के साथ बलात्कार तक हो रहा है। तो ऐसा राज्य तो हम नहीं चाहते थे, ऐसे राज्य के लिए हम लड़े भी नहीं। तो असल में हमने राज्य के आंदोलन में जिन सवालों को हल करना था वो हमने कुछ और लोगों के भरोसे छोड़ दिया राज्य बनने के बाद। और वो ऐसे लोगों के भरोसे छूट गए जिनका राज्य की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, जिनका राज्य की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं था। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि इस राज्य में चुना हुआ मुख्यमंत्री वो व्यक्ति बना जो कि पहला चुना हुआ मुख्यमंत्री जो कहता था राज्य मेरी लाश पे बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि आज के दिन पर इस राज्य की तबाही के लिए ये स्थिति है। तो इसलिए नए सिरे से लड़ने की, नए सिरे से संघर्ष करने की और दोस्तों दुश्मनों की पहचान करते हुए लड़ने संघर्ष करने की ज़रूरत है। ये हमारे साथ इंद्रेश भाई थे जिनका साफ साफ कहना है कि 23 साल में दोबारा से हमें शुरू करना पड़ेगा कि हमने राज्य किस मकसद से बनाया था, किस उद्देश्य से बनाया था। हम लोग उसी शहीद स्थल पर जहाँ की शहादत से हमको ये राज्य मिला, लेकिन राज्य मिलने के बाद हुआ क्या ये सब जानते हैं। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हो गए हैं जिस मोड़ पर हम राज्य की मांग के समय पर खड़े थे। ये एक सोचने वाली बात है और ये सब हमको मिलकर सोचना है। कुछ गिने चुने लोगों ने ही जिम्मेदारी नहीं ली है ये सोचने की। हम सभी ने जब अगर मिलकर सोचेंगे तभी हमारे राज्य का विकास हो पाएगा, सही रूप से चहुमुखी विकास हो पाएगा। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, शामला डिजिटल मीडिया, शहीद स्थल देहरादून में हूँ। जोशीमठ बचाओ संघर्ष यात्रा आप कब देख रहे हैं और इन सभी पहलुओं पर आप अपनी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दर्ज कीजिए। मैं धन्यवाद।